अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के हवाले से इस्लाम से पहले अरब की स्थिति और कौमों के बारे में जान चुके हैं। आज हम अरब हुकूमतें और सरदारियों के बारे में जानेंगे। इस्लाम से पहले अरब के जो हालात थे उन पर वार्ता करते हुए उचित जान पड़ता है कि वहाँ की हुकूमतों, सरदारियों और धर्मों का भी एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर दिया जाए, ताकि इस्लाम के प्रकट होते समय जो स्थिति थी वह आसानी से समझ में आ सके। जिस समय अरब प्रायद्वीप पर इस्लामी सूर्य की चमचमाती किरणें प्रज्वलित हुई, वहाँ दो प्रकार के शासक थे। एक ताजपोश गद्दीदार बादशाह जो वास्तव में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त न थे, दूसरे कबीलागत सरदार जिन्हें अधिकारों की दृष्टि से वही प्रमुखता प्राप्त थी जो ताजपोश बादशाहों को प्राप्त थी, लेकिन उनकी बड़ी संख्या को एक और प्रमुखता यह भी मिली हुई थी कि वे पूरे तौर पर स्वायत्तता शासी थे। ताजपोश या गद्दीदार शासक ये थे: यमन के बादशाह आले गस्सान के बादशाह और हियारा के बादशाह। शेष अरब शासक ताजपोश न थे। यमन की बादशाही। अरब आरबा में से जो सबसे पुरानी यमनी जाति मालूम हो सकी वह सबा जाति है। उर्स से जो शिलालेख मिले हैं उनमें 2500 साल ईसा पूर्व इस जाति का उल्लेख मिलता है, लेकिन इसकी उन्नति का युग 11 शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है। उसके इतिहास के महत्वपूर्ण युग ये हैं: 1. 1200 ईसा पूर्व से 620 ईसा पूर्व तक का युग। इस युग में सबा के बादशाहों की उपाधि मगरिबे सबा थी। उनकी राजधानी सरवा थी, जिनके खंडहार आज भी मारिब के उत्तर पश्चिम में 50 किलोमीटर की दूरी पर पाए जाते हैं और खारीबा के नाम से मशहूर है। इसी युग में मारिब के प्रसिद्ध बांध की बुनियाद रखी गई, जिससे यमन के इतिहास में बड़ा महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि इस युग में सबा साम्राज्य को इतनी उन्नति हुई कि उन्होंने अरब के अंदर और अरब से बाहर जगह जगह अपने उपनिवेश बना लिए थे। इस युग के बादशाहों की तादाद का अनुमान 23 से 26 तक किया गया है। 2. 650 ईसा पूर्व से 115 ईसा पूर्व तक का युग। इस युग में सबा के बादशाहों ने मगरिब की शब्द छोड़कर मलिक की उपाधि अपना ली थी और सरवा के बजाय मारिब को अपनी राजधानी बनाई। इस नगर के खंडहार आज भी सुनवा से 192 किलोमीटर पूरब में पाए जाते हैं। 3. 115 ईसा पूर्व से सन 300 ईसा तक का युग। इस युग में सबा साम्राज्य पर हिमयर कबीले को गलबा हासिल रहा और उसने मारिब के बजाय रैदान को अपनी राजधानी बनाया। फिर रैदान का नाम जिफार पड़ गया, जिसके अवशेष आज भी नगर मरियम के करीब एक गोल पहाड़ी पर पाए जाते हैं। यह युग है कि जिसमें सबा जाति का पतन शुरू हुआ। पहले नब्तियों ने उत्तरी हिजाज पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके सबा को उनके उपनिवेश से निकाल बाहर किया। फिर रोमियों ने मिस्र व शाम और
उत्तरी हिजाज पर कब्जा करके उनकी व्यापार के समुद्री रास्ते को खतरनाक बना दिया और इस तरह उनका व्यापार धीरे धीरे नष्ट हो गया। इधर कहतानी कबीले खुद भी आपस में ही जूझ रहे थे। इन परिस्थितियों का नतीजा यह हुआ कि कहतानी कबीले अपना देश छोड़कर इधर उधर बिखर गए। 4. सन 300 ईसाई के बाद से इस्लाम के शुरू का युग। इस युग में यमन के भीतर बराबर अशांति और बेचैनी फैलती रही। क्रांतियाँ आई, गृहयुद्ध हुए और विदेशियों को हस्तक्षेप करने के मौके मिले। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया कि यमन की स्वायत्तता समाप्त हो गई। चुनाचे यही युग है जिसमें रोमियों का अदन पर फौजी कब्जा हो गया और उनकी मदद से हबशियों ने हिमयर व हमदान के आपसी संघर्ष का फ़ायदा उठाते हुए 340 ईस्वी में पहली बार यमन पर कब्जा कर लिया, जो सन 378 ईस्वी तक बाकी रहा। इसके बाद यमन की स्वायत्तता तो बहाल हो गई, मगर मारिब के प्रसिद्ध बांध में खराबी आनी शुरू हो गई। यहाँ तक कि 450 या 451 में बांध टूट गया और एक ज़बरदस्त बाढ़ आई, जिसका उल्लेख कुरान मजीद में सैल अरिम के नाम से किया गया है। यह बहुत बड़ी दुर्घटना थी। इसके नतीजे में आबादी की आबादी उजड़ गई और बहुत से कबीले इधर उधर बिखर गए। फिर सन 2022 ईस्वी में एक और भयानक दुर्घटना हुई, अर्थात यमन के यहूदी बादशाह जूनवास ने नजरान के ईसाइयों पर एक ज़बरदस्त हमला करके उन्हें ईसाई धर्म छोड़ने पर बाध्य करना चाहा और जब वे उस पर तैयार ना हुए तो जूनवास ने खाइयाँ खुदवाकर उन्हें भड़कती हुई आग के अलावे में झोंक दिया। कुरान मजीद में सूरे बुरुज की आयत कुतिला अस्सहाबुल उखदूद में इस घटना की ओर इशारा किया है। इस घटना का नतीजा यह हुआ कि ईसाईयत, जो रूमी बादशाहों के नेतृत्व में अरब क्षेत्रों पर विजय पाने और विस्तारवादी होने में पहले से ही मुस्तैद और तेज थी, बदला लेने पर तुल गई और हबशियों को यमन पर हमले के लिए उकसाते हुए उन समुद्री बेड़ा जुटाया। हबशियों ने रोमियों का समर्थन पाकर सन 525 ईस्वी में अरियात के नेतृत्व में 70,000 फौज से यमन पर दोबारा कब्जा कर लिया। कब्जे के बाद शुरू में तो हब्श के गवर्नर की हैसियत से अरियात ने यमन पर शासन किया, लेकिन फिर उसकी सेना के एक अधीन कमांडर अब्राहा ने 549 ईस्वी में उसकी हत्या करके खुद सत्ता हथिया ली और हब्श के बादशाह को भी अपने इस काम पर राज़ी कर लिया। सनगा वापस आकर अब्राहा इंतकाल कर गया। उसकी जगह उसका बेटा बक्सोम, फिर दूसरा बेटा यसरूक उत्तराधिकारी हुए। कहा जाता है कि ये दोनों यमन वालों पर जुल्म ठाने और उन्हें रुस्वा व जलील करने में अपने बाप से भी बढ़कर थे। यह वही अब्राहा है जिसने जनवरी 571 ईस्वी में
खाना काबा को ढाने की कोशिश की और एक भारी फौज के अलावा कुछ हाथियों को भी हमले के लिए साथ लाया, जिसकी वजह से यह फौज असहाबे फील हाथियों वाली के नाम से मशहूर हुई। इधर हाथियों की इस घटना में हबशियों की जो तबाही हुई उससे फ़ायदा उठाते हुए यमन वालों ने फारस सरकार से मदद मांगी और हबशियों के खिलाफ विद्रोह करके सैफ जियाजन हिमयारी के बेटे मादी कर्ब के नेतृत्व में हबशियों को देश से निकाल बाहर किया और एक स्वतंत्र जाति की हैसियत से मादी कर्ब को अपना बादशाह चुन लिया। यह सन 575 ईस्वी की घटना है। आज़ादी के बाद मादी कर्ब ने कुछ हबशियों को अपनी सेवा और शाही दरबार में जीनत के लिए रोक लिया, लेकिन यह शौक महंगा पड़ा। इन हबशियों ने एक दिन मादी कर्ब को धोखे से कत्ल करके जियाजन के परिवार के शासन का चिराग हमेशा के लिए बुझा दिया। इधर किसारा ने इस स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए सुनआ पर एक फ़ारसी नस्ल का गवर्नर मुकर्रर करके यमन को फ़ारस का एक प्रांत बना लिया। इसके बाद यमन पर एक के बाद एक फ़ारसी गवर्नरों की नियुक्ति होती रही, यहाँ तक कि आखिरी गवर्नर बाजान ने सन 688 ईस्वी में इस्लाम स्वीकार कर लिया और उसके साथ ही यमन फ़ारसी सत्ता से आज़ाद होकर इस्लाम की अमलदारी में आ गया। ये था यमन की बादशाही का खुलासा। अस्सलाम।